बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा आपका सही है? आप चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं और आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको मेरी आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? जी। मुस्कान, एम आई ऑडिबल टू यू? जी मुस्कान, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस का फीडबैक चाहिए मुझे। ठीक हो गया। जी। मुझे ये बताइए, क्या पिछला लेक्चर आपने लिया था? क्या लास्ट लेक्चर क्लियर है? क्या लास्ट लेक्चर क्लियर है आपको? लास्ट लेक्चर आपने लिया है? चलिए ठीक है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं पिछला भी रिवाइज करवा देता हूँ और आज जितना हम लोगों ने कवर करना है वो भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल ये बात की थी कि बिजनेस लॉ, जो आपका कैप 4 का पेपर है, इसमें आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, निगोशिएबल और इस तरह के लॉज हम लोगों ने कवर करने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50% ऑफ द सिलेबस पोर्शन है आपका, यानी कि 50% जो चीज आपने स्टडी करनी है इस सिलेबस में, दैट इज comprised ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आएंगे तो 100 में से 50 नंबर तक का जो पेपर आपको नजर आ रहा होगा वो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक जितने चैप्टर्स हैं उस पे मुश्तमिल होगा, 2 से लेकर 10 तक। तो ऑफर इज द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हम लोगों ने 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है: ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसकी रेवोकेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसकी रेवोकेशन। तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, कल हम लोगों ने बात की थी क्लास के अंदर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज ऑफर। दैट इज ऑफर कि ऑफर क्या होती है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कोई भी सेल एंड परचेज करने के लिए, मुझे बताइए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एक ऑफर के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए मिनिमम। एट अ वेरी मिनिमम देयर शुड बी 2 पर्सन्स। तो एक बंदा उसमें से क्या करेगा? एक बंदा उसमें से ऑफर करेगा। एक बंदा उसमें से क्या करेगा? ऑफर। और जब वो ऑफर करेगा तो दूसरी पार्टी से ये एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरी पार्टी उसको यस करेगी या दूसरी पार्टी उसको नो करेगी। तो दूसरी पार्टी या यस की पोजीशन में होगी या नो की पोजीशन में होगी। अगर
फर्ज करें मैं आपको ऑफर करता हूं कि चलाओ समोसे खाने चलें, तो या आप उसको यस करेंगी या नो करेंगी। मैंने आपसे कहा चले समोसे खाने चलते हैं, मेरी तरफ से आपको ट्रीट, और आपने कहा ठीक है सर चले समोसे खाने चलें। इसका मतलब है कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आपने क्या किया है, मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा दूसरा, मैंने कहा समोसे खाने चले, आपने कहा नहीं सर सॉरी मैं बाहर का खाना नहीं खाती, तो आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मेरी ऑफर को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया मेरी ऑफर को, नो, आपने कहा सॉरी मैं नहीं जाऊंगी। तो जरूरी नहीं होता कि अगला बंदा एक्सेप्ट करे, हमेशा ही वो रिजेक्ट भी कर सकता। अब जरा ऑफर की डेफिनेशन देखते हैं, और तो कल इसके ऊपर काफी तफसीली बात हम लोगों ने की है, बट रिवाइज कर लेते हैं। ऑफर की डेफिनेशन ये कहती है व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को, अनदर पर्सन, सिग्निफाई से मुराद है पूछता है, कम्युनिकेट करता है, बताता है, इन्फॉर्म करता है, उसकी नॉलेज में लेकर आता है, कोई काम करना, विलिंगनेस टू डू। जैसे मैंने कहा ना समोसे खाने चले, तो समोसे खाना क्या है कि मैं विलिंग हूं कि मैं आपको समोसे खिलाऊं, ये ऑफर है। तो किसी काम का करना या किसी काम को होने से रोक देना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, रोक देना। जैसे एक फादर अपने सन से कहे कि बेटा तुम सिगरेट पीना छोड़ दो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, और बेटा कहे ठीक है अबू जी मुझे आपकी ये ऑफर मंजूर है। तो अब बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है कि तुमने एब्सटेन करना है, तुमने खुद को रोकना है सिगरेट पीने से, जिसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। तो ये बाप ने ऑफर कराई है, डैड ने ऑफर कराई है अपने सन को, और सन ने ये ऑफर कबूल कर ली। तो सर ऑफर किसी काम के करने को भी कहा जा सकता है, यानी कि टू डू, और किसी काम के होने से रोकने को भी कह सकते हैं, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि नॉट टू डू, यानी कि नॉट टू डू। तो ये टू डू भी हो सकता है और नॉट टू डू भी हो सकता है, टू डू भी हो सकता है और नॉट टू डू भी हो सकता है, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्यों, विद अ व्यू, इस नजरिए से या उसकी पर्पस कि हम दूसरे बंदे की असेंट हासिल कर सके। असेंट कहते हैं रजामंदी, असेंट कहते हैं रजामंदी को, कि हम दूसरे बंदे की रजामंदी जान सकें कि क्या वो ये काम के बदले ओके है या ओके नहीं, या वो करना चाहता है या करना नहीं चाहता। तो जो बंदा ऑफर करवा रहा है वो कहलाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर करवाई गई है वो कहलाता है ऑफरी, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ऑफर। और ऑफर का दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल। ऑफर का दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल। तो मैं रिपीट करता हूं, जब एक बंदा दूसरे बंदे को सिग्निफाई करे, उसको इन्फॉर्म करे, उसको बताए कि भाई ये काम ऐसे है, क्या तुम मेरा इस काम में साथ दोगे, क्या तुम मेरी ऑफर को कबूल करोगे। तो किसी काम का करना या किसी काम को होने से रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू, इस नियत के साथ कि दूसरे बंदे की रजामंदी हासिल की जा सके। तो ये कहा जाता है कि एक बंदे ने दूसरे को क्या की है, ऑफर। एक बंदे ने दूसरे को क्या कर दी है, ऑफर कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाए, और आप मार्केट में जाके लैपटॉप परचेज करें, मोबाइल परचेज करें, पानी की बोतल परचेज करें, एक घड़ी परचेज करें, मग परचेज करें, पेन परचेज करें।
तो जो चीज आपने परचेज करनी है, आप जाके दुकानदार को क्या कहेंगे कि भाई मुझे ये चीज तुमसे खरीदनी है, कितने की है? आप उससे पैसे पूछेंगे, क्यों? यू आर विलिंग टू डू, यू आर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, यू आर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी मिसाल, आपने चौकीदार बुलाया और आपने कहा मैं तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा और तुमने चौकीदारी करनी है, यानी कि तुमने रात को जागना है। तो टेक्निकली मैं उसको क्या काम करने से एब्सटेन कर रहा हूं, क्या काम करने से रोक रहा हूं? उसको सोने से रोक रहा हूं, उसको नींद लेने से रोक रहा हूं। आई एम एब्सटेनिंग हिम फ्रॉम स्लीपिंग, आई एम एब्सटेनिंग हिम फ्रॉम स्लीपिंग। तो ऑफर किसी काम के करने को भी की जा सकती है और किसी काम के रोकने को भी की जा सकती है। और याद रखिएगा, मोस्टली जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो ऑफर लीगल ट्रांजैक्शंस के लिए की जाती है, इलीगल के लिए नहीं। यानी कि कोई भी लीगल काम करना या कोई भी इलीगल काम के करने से बाज है, तो ये क्या कहलाएगी? ऑफर कहलाएगी। मुझे बताइए, ऑफर की डेफिनेशन क्लियर है? क्या ऑफर की डेफिनेशन हमें क्लियर है जी? हाँ जी, ठीक। अब जो बंदा ऑफर करवा रहा है, जो बंदा ऑफर करवा रहा है, पर्सन मेकिंग ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। जो बंदा ऑफर करवा रहा है, पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। और जो दूसरा बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, वो कहलाएगा ऑफरी। वो क्या कहलाएगा? ऑफरी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ऑफरर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, ऑफरी। तो ये दो लोग होंगे, एक ऑफरर होगा, एक ऑफरी होगा। ऑफरर कौन है? जो ऑफर कर रहा है। ऑफरी कौन है? जो उस ऑफर को कबूल कर रहा। ऑफर का दूसरा नाम प्रोपोजल। ऑफर का दूसरा नाम आपने पीछे स्लाइड पर देखा होगा, ऑफर का दूसरा नाम क्या था? प्रोपोजल। तो अब पर्सन मेकिंग द ऑफर, ऑफरर, या पर्सन मेकिंग द प्रोपोजल, प्रोमिजर। इसका एक और नाम है, ऑफरर भी कह सकते हैं या प्रोमिजर भी कह सकते हैं। और जो कबूल कर रहा है उसको ऑफरी भी कहते हैं और प्रोमिजी भी कहते हैं। तो ऑफरर का दूसरा नाम प्रोमिजर, ऑफरी का दूसरा नाम प्रोमिसी। भैया यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक ओके। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब आपके सामने ये तीन वर्ड होंगे, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट और बीच में एग्रीमेंट। अब हमने क्या करना है, इन तीन लफ्जों का मतलब समझना है तसल्ली के साथ। हर लफ्ज अपने अंदर एक गहराई रखता है, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझना है। सर जी, जब एक बंदा दूसरे को एक वादा करे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, चलाओ बरकत मार्केट से समोसे खाने चले, मैं तुम्हें ट्रेड दूंगा। तो इस तरह का जो सोशल वादा होता है, समाजी वादा होता है, सोशल वादा होता है या समाजी वादा होता है, जिसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दो दोस्तों का आपस में एक वादा है,
ये कहलाता है प्रॉमिस। ये क्या कहलाता है? प्रॉमिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, उनका नाम रख देते हैं। एक को हम कहते हैं, क्या नाम दें? एक को नाम देते हैं मुस्कान, और दूसरे को नाम देते हैं उसामा। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, एक मुस्कान और एक उसामा। मुस्कान ने उसामा को कहा कि आए मैं आपको समोसे खिलाने लेके चलूं। मैंने कहा ठीक है। मुस्कान ने कहा मैं 7 बजे शाम आपके पास आ जाऊंगी, आपने तैयार है? मैंने कहा ठीक है। ले जनाब, 7 बज गए, मैं इंतजार कर रहा हूं और मुस्कान नहीं आई। 8 बज गए, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुस्कान नहीं आई। 10 बज गए, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुस्कान नहीं आई। नेक्स्ट डे मुझे मुस्कान मिली। उसने कहा सर कैसा लगा मेरा मजाक? मैं गुस्से में आ गया। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं मुस्कान के खिलाफ अदालत में कंप्लेन कर सकता हूं जाके कि इस लड़की ने मेरा टाइम जाया किया है? क्या अदालत मेरी इस दरख्वास्त को दरखोरे इम्तना, यानी कि उसके ऊपर नजरसानी करेगी? क्या अदालत के पास इतना टाइम है कि वो मेरी इस बात को लेके मुस्कान के खिलाफ हर्जाना दे, मुस्कान से पेनल्टी ले? क्या ये पॉसिबल है अदालत के लिए? जी, क्या लगता है आपको? बताएं। क्या अदालत मुझे नहीं, अदालत मुझे बिल्कुल भी कोई कंपनसेशन नहीं देगी, अदालत मेरी बात ही नहीं सुनेगी। अदालत मुझे ये कहेगी कि भाई ये तुम दोनों का आपस में सोशल प्रॉमिस था। क्या था? सोशल प्रॉमिस था, एक समाजी वादा था, एक दोस्ती में वादा था। ये कहानियां लेके हमारे पास ना हो, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो प्रॉमिस क्या है? जिसमें सिर्फ ऑफर होती है, और उस ऑफर के बदले सिर्फ क्या होती है? एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस क्या है? जिसमें सिर्फ ऑफर होती है, और उस ऑफर के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए, मुस्कान तो मुझे समोसे खिला रही थी, क्या मैं इन रिटर्न मुस्कान के लिए कुछ कर रहा था? क्या मैंने उसको बोतल पिलाने की ऑफर की है? क्या मैंने उसको चाय पिलाने की ऑफर की है? क्या मैंने किसी और चीज की कोई ऑफर की हो? क्या मैंने इन रिटर्न मुस्कान को कुछ दिया समोसे के बदले? यस और नो? इन रिटर्न कुछ दिया? मैंने इन रिटर्न कुछ नहीं दिया। अच्छा चले, अब एक एग्जांपल लेकर आता हूं जिसमें इन रिटर्न कुछ आएगा। मुस्कान ने मुझे कहा सर मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरा लैपटॉप खरीदेंगे? मैंने कहा जरूर। मुस्कान ने कहा सर ये लैपटॉप है, मार्केट में 50,000 का बिक रहा है, तो आप मुझे 50,000 रुपया दे दें, मैं आपको लैपटॉप दे देती हूँ। अब मुस्कान से मुझे क्या मिलना है? लैपटॉप। मेरे से मुस्कान को क्या जाना है? 50,000। वादा ये हो गया कि शाम 7 बजे ये लैपटॉप मुझे मिल जाएगा। मगर मुस्कान नहीं आई लैपटॉप लेके। नेक्स्ट डे भी नहीं आई, उससे नेक्स्ट डे भी नहीं आई, उससे नेक्स्ट डे भी नहीं आई। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं अदालत जाके मुस्कान पे केस कर सकता हूँ कि उसने लैपटॉप बेचना था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मगर इसने मुझे वो लैपटॉप नहीं दिया? क्या अदालत मेरी ये बात सुनने को तैयार होगी? क्या अदालत मुझसे ये बात
सुनेगी या नहीं सुनेगी? क्या मेरी ये बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? अदालत मेरी बात सुनेगी, क्योंकि लग ये रहा है ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। लैपटॉप, पैसे, अभी समोसा तो है नहीं। मगर अदालत मुझसे कुछ मांगेगी। अदालत क्या मांगती है? क्या मांगेगी अदालत? बताएं। अदालत आपसे क्या डिमांड करती है नॉर्मली? भाई सबूत मांगती है अदालत। सबूत मांगती है। क्या मेरे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे मैं जाहिर कर सकूं कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट, ये प्रॉमिस, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। तो अदालत क्या कहेगी कि चूंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। तुमने क्या बनाया है मुस्कान के साथ? एग्रीमेंट। तुमने क्या बनाया मुस्कान के साथ? एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में क्या फर्क है? प्रॉमिस में अगर आपने गौर किया हो तो सिर्फ एक बंदा दूसरे के लिए कुछ कर रहा था, दूसरा बंदा इन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था। एक बंदा तो बहुत कुछ कर रहा था। एक बंदा दूसरे के लिए कुछ कर रहा था मगर दूसरा बंदा इन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक। तो एक बंदा एफर्ट कर रहा है, दूसरा बंदा इन रिटर्न कोई एफर्ट नहीं कर रहा। ये प्रॉमिस। मगर एग्रीमेंट में क्या होगा? दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ कर रही होंगी। दोनों पार्टीज अपनी एफर्ट डाल रही होंगी। एक लैपटॉप दे रहा है तो दूसरा पैसे दे रहा है। एक लैपटॉप खरीद रहा है, दूसरा लैपटॉप बेच रहा है। एक के जेब से 50,000 निकल रहा है, दूसरे के जेब में 50,000 जा रहा है। तो सर ये कहलाएगा एग्रीमेंट। ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड। याद रखिएगा, एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है, मगर वो एग्रीमेंट लीगल बाइंडिंग के साथ होता है। यानी कि वो एग्रीमेंट आप कह सकते हैं समझने के लिए कि एक स्टाम्प पेपर पे हुआ होगा। एक स्टाम्प पेपर पे हुआ होगा जिससे क्या ऐड हो गई होगी? लीगल बाइंड। जिससे क्या ऐड हो गई होगी? लीगल बाइंड। तो अब अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन रखूं, ऑफर जमा एक्सेप्टेंस क्या बनती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में दूसरी पार्टी के लिए भी कंसिडरेशन ऐड कर लें, क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और अगर वही एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आप उसको बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भैया व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज अ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो और दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, दूसरी पार्टी ये कह दे कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, तो चूंकि उसके पीछे एक स्टाम्प पेपर होगा, लॉ के पास सबूत होगा, तो अदालत उसको पनिश करेगी। अदालत उसको क्या करेगी? फिर पनिश करेगी। अच्छा, एग्रीमेंट क्या है दोबारा सुन लें। ऐसा प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों बंदे आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुस्कान ने कहा सर समोसे, मैंने कहा ठीक है ओके, ये प्रॉमिस है। मुस्कान ने कहा सर समोसे, मैंने कहा इसके बदले मैं तुम्हें बोतल पिलाऊंगा, ये एग्रीमेंट है। क्योंकि इसमें मुस्कान मेरे लिए कुछ कर रही है और मैं मुस्कान के लिए कुछ कर रहा हूं। तो जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करें, वो एग्रीमेंट बन जाता है। एक दूसरे के लिए करना, ये कहलाता है कंसिडरेशन।
ये क्या कहलाता है? कंसीडरेशन। ये चैप्टर 3 में तसल्ली से बताऊंगा कि एक्चुअली कंसिडरेशन क्या हो। अभी के लिए ये समझा जा सकता है कि दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर। भैया यहां तक क्लियर होगी कहानी? जी। मुझे जब आपसे पूछूं तो मुझे बताया करें ताकि फीडबैक आए आपकी तरफ से। जी प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स किया जा सके। ये दोनों सेम नहीं है। एग्रीमेंट की एडवांस्ड शक्ल है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की एडवांस्ड शक्ल है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होगा? एग्रीमेंट को जब मैं लीगली एनफोर्स करवा सकूं, अदालत से एनफोर्स करवा सकूं, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई स्टाम्प पेपर बना हो, कोई ना कोई कागजी कार्रवाई हुई हो, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन हो, एनफोर्सेबिलिटी हो, दूसरे बंदे से ये काम करवाया जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? फिर एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस बनेगा ऑफर जमा एक्सेप्टेंस से, एग्रीमेंट बनेगा प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन से, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट जमा लीगल एनफोर्सेबिलिटी से। लीगल एनफोर्सेबिलिटी से या लीगल ऑब्लिगेशंस। भैया यहां तक क्लियर है? जी। मुझे बताइए यहां तक ठीक होगी कहानी? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों को? यहां तक ओके है? यस और नो? यहां तक ओके है? जी मुस्कान ओके है? सर जी अगली बात सुने। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख के भी किए जा सकते हैं, बोल के भी किए जा सकते हैं, और एक्शन से यानी कि इशारों से भी किए जा सकते हैं। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। मैं अगर आपके सामने अभी बोल रहा हूं या लिख के पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको एक्सप्रेस वे में टीच करूं। अगर मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, लिख के पढ़ा रहा हूं, लिखाई कर रहा हूं साथ साथ, आपको बात समझ आ रही है? देख रहे हैं ये बंदा बोल रहा है, ये बंदा लिख रहा है। तो इस तरह की ऑफर जिसमें ओरल हो, जिसमें रिटन हो, ये कहलाती है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कह लें, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कह लें, या एक्सप्रेस प्रॉमिस कह लें, एक्सप्रेस एग्रीमेंट कह लें, कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। बस जहन में क्या रखना है, अगर ओरल है या रिटन है तो उसका एक बड़ा नाम क्या है? एक्सप्रेस। और अगर वही ऑफर, वही एक्सेप्टेंस, वही प्रॉमिस, वही एग्रीमेंट इशारेबाजी से किया जा रहा है, एक्शन से किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, 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 क्या कर रहा हूँ? पर गालियां कर रहा हूँ नहीं, ये मैं एक्शन से आपको ओके ये नॉट ओके की बात कर। तो ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, आप ओरल रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं और थ्रू एक्शन भी कर सकते हैं। ओरल हो, रिटन हो, ये कहलाएगा एक्सप्रेस, और अगर विद एक्शन हो, ये कहलाएगा इनकम। ये क्या कहलाएगा? जी। वॉइस क्लियर है?
जी वॉइस क्लियर है, सब कुछ ओके है, आगे चले। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अब आपने मुझे आंसर करना है। आप खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पे और एक कूली आता है आपके पास और आपका सामान उठा के सर पे रख के आपके साथ चलना शुरू कर देता है। क्या कूली आपको ऑफर दे रहा है या नहीं दे रहा? पहले बताइए यस और नो। कूली का सामान उठाना और आपके साथ साथ चलना, क्या कूली की तरफ से आपका सामान छोड़ने की ऑफर है या नहीं है? ऑफर है। क्या उसने मुंह से बोला? नहीं। उसने क्या इशारे से किया? यस। तो मुझे बताइए ये ऑफर एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? उसका सामान लेके चलना आपके साथ, एक्शंस, उसका जेस्चर ये शो कर रहा है कि वो आपको ऑफर दे रहा है। तो ये ऐसी ऑफर एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी? ऐसी ऑफर एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? इम्प्लाइड। ऐसी ऑफर इम्प्लाइड होगी। आप ट्रैफिक में खड़े हैं, इशारे पे खड़े हैं, सामने से एक लड़का आता है, उसके हाथ में साबुन है, पानी है, कपड़ा है, डस्टर है, फॉर्म है, और वो आपकी गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देता है। क्या वो आपको जबानी पूछ के शीशा साफ कर रहा है या विद एक्शन साफ कर रहा है? विद एक्शन साफ कर रहा है। तो उसकी तरफ से गाड़ी का शीशा जो साफ कर रहा है, वो इम्प्लाइड ऑफर है या एक्सप्रेस ऑफर है? क्या उसने आपसे पूछा है? नहीं। तो ये ऑफर क्या कहलाएगी? इम्प्लाइड ऑफर। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या इशारे में पढ़ा रहा हूं या बोल के पढ़ा रहा हूं? तो इस वक्त जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? ये वाली एक्सप्रेस, ये वाली एक्सप्रेस। जो आप मुझे आंसर कर रहे हैं टाइप करके लिख के दे रहे हैं, क्या ये एक्सप्रेस है या ये इम्प्लाइड है? एक्सप्रेस। तो अब आपको भूलेगा तो नहीं कि भैया एक्सप्रेस क्या है और इम्प्लाइड क्या है? अभी आपको भूलेगा तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो सारा वो था जो हमने कल क्लास में कवर किया था, उसको हमने रिवाइज भी कर लिया और मैंने आपको समझा भी दिया। अब आगे चलते हैं। किसी भी ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए, अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है, किसी भी ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए हमें उस ऑफर में कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करने पड़ते हैं, कुछ एसेंशियल्स ऐड करने पड़ते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स। तो एक ऑफर उस वक्त वैलिड ऑफर मानी जाएगी, एक ऑफर उस वक्त वैलिड ऑफर मानी जाएगी जब उसके एसेंशियल्स पूरे होंगे, सारे के सारे। जब उसके फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, एसेंशियल्स कह लें, जब ये सारे पूरे होंगे तब मैं कहूंगा कि ये ऑफर वैलिड ऑफर। तब मैं क्या कहूंगा कि ये ऑफर कौन सी ऑफर है? ये ऑफर वैलिड ऑफर। आइए देखते हैं ये कौन से होते हैं। चलो मुझे ये बताओ, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मुझे कम से कम कितने बंदे चाहिए होंगे? क्या एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या एक बंदा अपने आप को प्रॉमिस कर सकता है? एक बंदा अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर सकता है?
नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितने बंदे चाहिए होंगे? तो एक बंदा क्या अपने आप को ऑफर कर सकता है? नहीं। क्या ऑफरर और ऑफरी सेम पार्टीज हो सकती है? क्या ऑफरर और ऑफरी सेम पार्टीज हो सकती है? एक ही बंदा ऑफरर भी हो और ऑफरी भी हो, इज दैट पॉसिबल? मैं अपने आप से कहूं मैं तुम्हें लैपटॉप बेचना चाहता हूं, मैं अपने आप से ही कहूं कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये देना चाहता हूं, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। तो पहला फीचर, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। एक ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। दूसरा फीचर, सर्टन डेफिनेट। ये समझे, मैं आपसे कहूं मुस्कान, आप मुझे 10,000 रुपया दो, मैं आपको पीले रंग का फल दूं। आप मुझे 10,000 रुपया दो, मैं आपको पीले रंग के फल दूं। भाई क्या पीले रंग का फल पूरी दुनिया में एक ही है? नहीं। पीले रंग का फल तो केला भी है, गरमा भी है, आम भी है, बहुत सारे होते हैं। तो क्या मैंने अपनी ऑफर में सर्टन फ्रूट की बात की है कि मैं कौन से फ्रूट की बात कर रहा हूं? मैंने क्या कहा? पीले रंग का फल। तो भैया पीले रंग का फल तो कोई भी हो सकता है। अब अगर वो 10,000 रुपया लेके मुझे एक दर्जन केले दे दे, तो मुझे फिर मजबूरन मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको सर्टन नहीं किया था। तो जब आप ऑफर देते हैं तो आपकी ऑफर सर्टन होनी चाहिए, अगले बंदे को पता चले कि किस चीज की ऑफर की जा रही है, और उसको डेफिनेट भी करना है, उसकी क्वांटिटी भी बतानी है कि कितनी चीजों की ऑफर की जा रही है, वो चीज क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे केले चाहिए, अब मैंने सर्टन तो कर दिया केले हैं, मगर कितने केले चाहिए? 1 दर्जन, 6 दर्जन, आधा दर्जन, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। क्या इन दो पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? क्या ये दो पॉइंट्स यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। एक ऑफरर अगर चाहे तो अपनी ऑफर में कंडीशन लगा सकता है। ये कंडीशन क्या होती है? कंडीशन का उर्दू मतलब क्या होता है? कंडीशन क्या है? व्हाट इज अ कंडीशन? शर्त, कोई स्पेशल शर्त। एक ऑफरर अगर चाहे तो अपनी ऑफर में शर्त डाल सकता, कंडीशन डाल सकता, कुछ स्पेशल टर्म ऐड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ऑफर 10 दिन तक वैलिड है, मुझे जवाब 10 दिनों के अंदर अंदर दे देना। ये एक स्पेशल टर्म है, 10 डेज। इस ऑफर का जवाब तुमने मुझे खत में देना है, इसके अलावा किसी और तरीके से जवाब नहीं देना। स्पेशल टर्म कि जवाब सिर्फ किसमें आना चाहिए? खत में आना चाहिए। तो ऑफरर जब ऑफर बनाता है तो अगर वो चाहे तो अपनी पसंद से कंडीशंस ऐड कर सकता है, मगर ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए।
तो अगर एक बंदा ऑफर करता है तो वो चाहे तो उसमें कंडीशन डाल सकता है, अगर वो चाहे तो उसमें कंडीशन ऐड कर सकता है, और अगर उसने कोई स्पेशल टर्म कोई कंडीशन ऐड कर दी है तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी तक वो चीज पहुंचानी भी चाहिए, उसको भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई मैंने इस ऑफर में ये शर्त ऐड की है, तो ध्यान से पढ़ के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ऐसा है कि नहीं है, दूसरे बंदे को बताना चाहिए, तभी उसके लिए क्या होगा, सर्टन और डेफिनेट। तो अगर ऑफरर ने कोई स्पेशल टर्म कोई कंडीशन कोई शर्त ऐड कर दी है तो इट मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफर, it should be specifically communicated to offering. Am I clear? ये पॉइंट समझ आता है कंडीशनल वाला? जी, यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक ऑल ओके है? सर जी, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि एक ऑफर दूसरे ऑफरी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए? क्या इस बारे में कोई एतराज तो नहीं है? जब मैंने एक ऑफर कर दी है तो क्या दूसरी पार्टी तक मुझे वो ऑफर पहुंचानी चाहिए? तभी तो वो दूसरी पार्टी क्या करेगी, या एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो जब एक बंदा ऑफर बनाता है तो दूसरी पार्टी तक वो ऑफर पहुंचाता है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर ये कम्युनिकेशन कब पूरी होती है, जब दूसरे बंदे के नॉलेज में आ जाए। ये कम्युनिकेशन कब पूरी होगी, जब दूसरे बंदे के नॉलेज में आ जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मेरी आवाज आपके नॉलेज में आ रही है, आपके दिमाग को पता चल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं। मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ थ्रू इंटरनेट हो रही है, मगर मैं जो जो बोल रहा हूं आपको वो समझ आ रहा है। ऐसा है कि नहीं है? तो ये कम्युनिकेशन हो रही है, और ये कब पूरी होती है, जब आपकी समझ में वो बात आ जाए, और हमारी ऑफर लिख के भी की जा सकती है, बोल के भी की जा सकती है, और थ्रू कंडक्ट भी की जा सकती है। ये बात हम इससे पहले पढ़ आए हैं। क्या आपको पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में कोई इशू तो नहीं है? क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? क्या ये तीनों बातें क्लियर है? क्या ये तीनों बातें क्लियर है? ठीक है, ये तीनों बातें आपको क्लियर है। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने जरा सोच के जवाब देना। ठीक है, तैयार है? दिमाग एक्टिव है? सवाल पूछूं आपसे? भैया सवाल पूछूं? ठीक है। एक बंदे ने, मिस्टर ए है एक बंदा, फर्ज करें मिस्टर ए रहता है इंग्लैंड में, इसको यहां बनाते हैं। खैर, ये मिस्टर ए एक शख्स है जो कि इंग्लैंड में रहता है। इसने अपना लोहा बेचना है मिस्टर बी को, जो कि इंडिया में रहता है। तो इंग्लैंड वाले शख्स ने ऑफर की, और ऑफर की लेटर पे खत भेजा। अच्छा, आपको पता है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कानून है, 1872 का कानून है। तो पाकिस्तान बनने से भी करीब कोई 75 साल पुराना है ये। तो उस जमाने में क्या कॉल होती थी, व्हाट्सएप होता था? नहीं। ईमेल होती थी? नहीं। सिर्फ क्या होता था, लेटर। क्या होता था, लेटर। तो मिस्टर ए इंग्लैंड बैठा है, बर्तानिया बैठा है, उसने लोहा बेचना है मिस्टर बी को।
मिस्टर बी इंडिया में बैठा है। मिस्टर ए ने 10 तारीख को खत रवाना किया ऑफर का, जो कि मिस्टर बी को 18 तारीख पे मिला। मुझे बताइए मिस्टर बी के नजदीक ऑफर कब पूरी हो रही है? ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है, 10 तारीख को या 18 तारीख को? ये ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है, 10 को या 18 को? ये ऑफर जनाब अली कंप्लीट हो रही है 18 तारीख को। कब? जब लेटर उस तक पहुंच गया, व्हेन लेटर रीचेज ऑफरिंग। अगर खत पोस्ट से किया है, खत जो है वो आपने भेजा है ऑफर ऑफर का, तो उसकी कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब वो खत ऑफरी तक पहुंचेगा। उसकी कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब वो खत ऑफरी तक पहुंचेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो ये पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, इसको मैं होल्ड कर रहा हूं कल के लिए। और इसके साथ हमने लैब्स ऑफ ऑफर को जोड़ के पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने पिछला सारा ही रिवाइज कर लिया था कल वाला, तो आज टाइम जरा हमें पिछले में ज्यादा लग गया है। कल आपके सवाल पहले लूंगा, जो आपको प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करूंगा, और फिर अपने सफर को आगे से आगे लेके जाएंगे। तो इतना आप लोगों ने पढ़ के आना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव का लिंक आ रहा है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो मैंने पूरी किताब सॉफ्ट फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल कर दी है। चैप्टर 2 का आपने पीडीएफ खोलना है और वहां से आपने तैयार करना शुरू करना, जितना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक हो जाएगा? आज का टारगेट ओके है? चलें, कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।